नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लगता है समाजवादी पार्टी के सांसद विधायकों की जुबान इन दिनों उनके वश में नहीं है। औरंगजेब को महान और देशभक्त बताने वाले विधायक अबू आजमी के बयान पर सियासी घमासान अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बाबर और राणा सांगा को लेकर संग्राम ऐसा छिड़ा कि देश में बीजेपी और राजपूत समाज में उबाल आ गया है। उबाल भी ऐसा कि राणा सांगा को गद्दार बताने और हिंदुओं को उनकी औलाद बताने वाले सांसद रामजीलाल सुमन को राजस्थान में सोच समझकर आने की धमकी दी गई है। दरअसल मामला राज्यसभा में 21 मार्च को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान रामजीलाल सुमन ने कहा था, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। राणा सांगा ही इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को लाए थे। बीजेपी के लोगों का ये तकिया कलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है, तो अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बस इसी बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। तो आखिर सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी क्रूरता को महान बताने और राणा का अपमान करने पर तुली हुई है? बात आज इसी खास मुद्दे पर। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता, उसके ज्ञान पर तरस आता है। तो राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कहे जाने से राणा सांगा का चरित्र धूमिल नहीं किया जा सकता। और चलिए, बेहद खास मुद्दा चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में मौजूद है एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है चर्चा की। मैं शुरुआत चंद्रशेखर जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल इतिहास को लेकर है। क्या आप वजह मानते हैं कि बयानबाजी का दौर इतना ज्यादा होता जा रहा है कि इतिहास उठा के लाया जाता है, गलत व्याख्या की जाती है, उस पर गलत टिप्पणियां की जाती हैं? राणा सांगा को लेकर पहले उन्हें गद्दार कहा जाता है, क्रूरता को यहां पर महान बताया जाता है। ऐसे बयानों को लेकर सबसे पहले तो तथ्य समझना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? क्योंकि कई बार होता है जब आज के वक्त में इतिहास को उठाकर लोग कुछ कहते हैं, बयान देते हैं, तो विरोध में भी लोग आते हैं और कई समर्थन में भी। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा जी। और बात इतिहास की है। और आप देखें कि आज जो दौर चल रहा है, ये दौर बड़ा हास्यास्पद है। इसमें राजनीतिज्ञ लोग जो है वो इतिहास को पढ़ाना चाह रहे हैं। अब बाबरनामा को लेकर के जो सांसद महोदय के द्वारा जो बात कही गई जी, सिर्फ बाबरनामा ही एकमात्र बाबर की जो आत्मकथा है, उसी में बाबर के द्वारा ऐसा लिखा गया। इसका कंटेम्परेरी जितने भी समकालीन सोर्सेज जो भी हैं, उन समकालीन सोर्सेज में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। तो मेरा पहला तो इतिहासकार के नाते ये कहना है कि जब तक समकालीन स्रोतों के आधार पर कोई भी बात टेली नहीं होती है, तब तक वो इतिहास का तथ्य नहीं बनता है और उसको सत्य नहीं माना जाता। तो और बाबर द्वारा जो ये कहा गया कि सांगा का दूत यहाँ पर आया था और हम दिल्ली से आक्रमण बाबर द्वारा किया जाना था आगरा की तरफ से, क्योंकि आगरा तक मेवाड़ की सीमाएं टकरा रही थी। आगरा की तरफ से सांगा को आक्रमण करना था और उस काफिर ने मदद नहीं की। अब उसने विश्वासघात किया तो मुझे उसको सजा देनी है, ये खानवा के पहले कहा जाता है। अब आप देखिए कि ये जो एक आरोप है, ये तथ्य नहीं है। और इस आरोप को हम देखें कि उस समय का जो कॉन्टेम्परेरी जो समकालीन लेखन है इतिहास का, इतिहास की दृष्टि से, पहली बात तो ये कि जो प्रशस्तियां हैं और जो आत्मकथा है वो इतिहास में प्राइमरी सोर्स नहीं मानी जाती है। वो सेकेंडरी सोर्स है, उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, उसको क्रॉस टेली किया जाता है। इसके साथ ही तारीख फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने भी उस समय जो है इतिहास लिखा है, जिसमें बाबर का इतिहास मिलता है, वहां पर इसका जिक्र नहीं है। बाद में अकबरनामा में फजल ने भी इतिहास लिखा है, जिसमें बाबर का और हुमायूं का इतिहास अकबर तक आया है, उसमें भी इसका रेफरेंस नहीं है। तारीख रसीदी, जो कि मिर्जा हैदर जो बाबर के भाई थे, उन्होंने भी इतिहास लिखा है कंटेम्परेरी समकालीन, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। और उसके बाद में गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखा है, उसमें भी इस तरह का जिक्र नहीं है। तो आप देखिए
कि जिसका कोई तथ्यात्मकता नहीं है उस चीज को इतिहास में से उठा करके अब मैं आगे की चीज बताता हूं कि वहीं मेवाड़ की जो पांडुलिपियां हैं उसमें ये विवरण मिलता है कि उल्टा बाबर ने यहाँ पर मेवाड़ में चित्तौड़ में एक दूत भेजा था और ये कहा था कि आप जो है मेरी मदद करिए और आप इधर से आक्रमण करिए। इसके बाद सांगा ने अपने युद्ध परिषद की मीटिंग बुलाई और उस सामंतों ने ये कहा कि इस सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उल्टा जो निमंत्रण बाबर के द्वारा आया था उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि बाबर द्वारा ये लिखा जाना, क्योंकि बाबर को जब इस सहायता में असफलता प्राप्त हुई तो उसने खीज उतारते हुए उत्तर भारत का जो एकमात्र सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य मतलब कि शासक थे महाराणा सांगा, उनके यहाँ पर फूट डलाने के लिए इस तरह का कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट है वो अपनी आत्मकथा में लिख दिया। मेरा तर्क है तो ये बात तथ्य के आधार पर भी गलत है। दूसरा आप देखें कि जो लॉजिकल तर्क बनता है कि जिस इब्राहिम लोधी को सांगा ने एक बार नहीं 2 बार अकेले अपने बलबूते पे परास्त कर दिया था, उसको वापस करने के लिए किसी वो तीसरी शक्ति को क्यों बुलाएंगे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये बात गलत नहीं उतरती। तो ये जरूरत जो थी, ये जरूरत बाबर को थी, हिंदुस्तान उसके लिए नहीं था। वो अपने आप को तैमूर का और चंगेज खां का वंशज मानता था। बहुत ही अच्छे से चंद्रशेखर जी आपने बताया कि आखिर तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है और किसे हम प्राइमरी तौर पर मान सकते हैं कि हाँ इससे हम कंटेंट उठा सकते हैं और इस पर भरोसा किया जा सकता है। राजकुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी, सपा की तरफ से जो बयान ये आया, इससे पहले कभी औरंगजेब को लेकर तारीफ की जाती है, कभी बाबर को लेकर कुछ कहा जाता है और जिनकी तारीफ करना चाहिए उन्हें गद्दार कहा जाता है। राजकुमार जी, क्या कांग्रेस सपा के सांसद के इस बयान के साथ है या खिलाफ है, क्या कहेंगे आप इस पर? श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी तो उन तमाम बयानों के खिलाफ है जो पिछले 10-12 साल से देश में लगातार होते आ रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, हिंदुस्तान के राज्यों के जो विद्वान हैं, जो महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, उन पे जिस तरीके की अटैक करते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तमाम निंदनीय बातें हैं। ये हिंदुस्तान हम सबका है। इतिहास की जानकारी न जाने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पूरी है या नहीं है, या पूरा जो इतिहास वो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं होने के बावजूद भी केवल सुर्खियों में बने रहने के साथ या अपना कोई पॉलिटिकल धर्म निभाने के साथ और वो इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे तमाम बयान देने वालों की निंदा करती है और अपील करती है फर्स्ट इंडिया चैनल पर कि बयान देने से पहले 7 बार सोचे कि मेरे बयान से किसी जाति धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरे देश को, मेरे भारत देश को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। जो महान पुरुष अब तक आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी तो मुकाबला हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब उन महापुरुषों के बारे में हम जो इस तरह की छोटी भाषा बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी भाषा बोलने वालों की निंदा करती है और फर्स्ट इंडिया चैनल पे सबसे अपील करती है, निवेदन करती है कि मेहरबानी करके, ज्ञान है या नहीं अलग सब्जेक्ट है, आपको पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो भी अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोले जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता राजकुमार जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन जब सपा के सांसद ऐसा बोलते हैं तो सपा प्रमुख यहाँ पर उसका समर्थन भी करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिल्कुल सत्य है। तो क्या इतिहास की बात, इतिहास का नाम लेकर कुछ भी आज के वक्त में राजनीति से जुड़े लोग कहेंगे, बयान देंगे? क्या आपको लगता है, क्या कैसे लगाम इस पर लगाई जाए? किसी भी पार्टी के वो हो सकते हैं। श्वेता जी, तो नेता को खुद को समझना पड़ेगा मुझे भाषा कैसी बोलनी है, और पार्टी के जो मुखिया होते हैं, होता क्या है श्वेता जी, मैं आपको 10-12 साल क्यों वर्ड बोल रहा हूं कि ट्रेंड चल पड़ा है, ये रिवाज चल पड़ा है, ये पटरी पे ये जो नेता आ रहे हैं सब ऐसे बयान दे रहे हैं कि कल मैं सुर्खियों में आऊंगा, मैं नेता बनूंगा, मेरे नेता की नजर में मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। ये नंबरों की होड़ चल पड़ी है और हिंदू मुस्लिम करके जातियों में, धर्म में, भाषाओं में बांट करके इस देश को न जाने किधर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा भारत देश, हिंदुस्तान दुनिया के अग्रणी राज्यों देशों में बने, लेकिन ये जो परंपराएं चल पड़ी है गलत है। मैं आपके चैनल पे फिर निवेदन कर रहा हूं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी धर्म गुरुओं से कि सब भाषा का कंट्रोल रखें,
थोड़ी देर के लिए अपन हीरो बनना चाहते हैं या थोड़ी देर के लिए मैं वाहवाही मेरी नेता की नजर में लेना चाहता हूं, ऐसा ना करके ठीक है, इस देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखें और संस्कृति को बनाए रखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल अहम बात आपने कही। एकलव्य जी, आखिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शूरवीर थे उनका अपमान किया जाता और इसलिए, और ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर आपने सवाल उठाए, आप पर दूसरे लोगों ने फिर आरोप भी लगाए और माफी मांगने की बात की। कई बार होता है बयान दिए जाते, माफी मांगी जाती, इतिश्री हो जाती है और उसके बाद फिर दूसरा बयान आ जाता है। ये क्या ट्रेंड है? सिर्फ अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए होता है या क्या क्या फायदा मिलता है इस तरह से इतिहास पर सवाल उठाने से? देखिए श्वेता जी, इस विवाद के बारे में तो जो माननीय इतिहासकार हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने काफ़ी कुछ बता ही दिया। फिर भी आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं बता दूं कि आखिर इन राजनीतिक पार्टियों को राणा सांगा से प्रॉब्लम क्यों है। इसके लिए थोड़ा समझ लेना चाहिए कि राणा सांगा थे कौन। राणा सांगा का जन्म 1482 में सिसोदिया वंश में हुआ था, मेवाड़ में, और करीब 1508 में उन्होंने वहां की मेवाड़ की गद्दी को संभाला। उसके बाद 1517 में जिस युद्ध के बारे में उन्होंने बताया भी, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसको उन्होंने धूल चटाई। उसके बाद 1519 में भी उनने जो दिल्ली सल्तनत से जो युद्ध लड़ा, जिसको धौलपुर का युद्ध कहा जाता है, उसमें भी मुगल सल्तनत के जो सेना थी उसको वहां से लौटना पड़ा। 1527 के जो बाबर के युद्ध की जो बात करी, उसमें भी ये राणा सांगा ही थे जिन्होंने कि एक, जिसे कहते हैं कि एक संयुक्त गठबंधन बनाया था क्षत्रिय सेनाओं का, ताकि वो साथ में मिलकर इनसे लड़ सकें। उस युद्ध में इन्हें लगभग उनके शरीर पे 80 घाव, उनकी एक आंख चली गई थी, उनका एक हाथ चला गया था। उसके बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो लड़ते रहे। और उनकी जो मतलब एक तरह से वहां पे दिक्कत भी वो हुई कि उन्हीं की सेना में कुछ लोगों ने विश्वासघात उनके साथ करके और उनको जहर दे दिया था। मैं आपको बताऊं कि राणा सांगा वो एक, उसके बाद भी जो 1509 से लेके 1520 का समय है, उसमें भी गुजरात और मालवा में कई जगह पे उनने मुगल सल्तनतों को हराकर और पराजित करके और जो राजपूत शासक थे उनको पुनः स्थापित किया। अब देखिए क्या है कि राणा सांगा जो है वो एक तरह से जो सनातन के जो विभिन्न शासक थे, जैसे महाराणा प्रताप हुए, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे। और उन्होंने एक तरह से दिखाया कि किस तरह से एक शासक को अपने लोगों के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए। और आज ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये कंपैरिजन उनका किससे कर रहे हैं, जिनका सर मक्का मदीना की तरफ करके झुकता है। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इनके प्रमुख की बात करी, समाजवादी पार्टी के, ये दूसरों के वंशजों की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो यादवों में भी कई प्रजातियां होती हैं, ये खुद जो हैं ये प्रभु कृष्ण के वंशज हैं या कंस के वंशज हैं, ये कब बताएंगे ये, क्योंकि इनका व्यवहार जो है वो तो शिशुपाल की तरह है। और माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहता हूं कि यदि अगर मतलब इस तरह के जो मतलब भारतीय संस्कृति और पर्टिकुलरली राजस्थान की संस्कृति पे जो इस तरह से व्यवहार करे, उसके बारे में ऐसी पार्टी के साथ आपको अलायंस में रहने की क्या आवश्यकता है? राजकुमार जी एक जवाब। श्वेता जी, पार्टी कहां रही है? मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं नाम लूंगा तो फिर तकलीफ होगी, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो तकलीफ होगी। इतिहास की जानकारी ही नहीं होती है, बयान देते हैं। अब बात करें कि 1482 में जिनका जन्म हुआ था, उनके लिए आज हम लोग बयान दे रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। तो जानकारी नहीं है, अब बयान दे रहे हैं। अब आप बताओ, हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनमें से कुछ एक मुख्यमंत्री और कुछ कुछ लोग राजस्थान से भी आते हैं, राज्यपाल बने हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के महान पुरुषों का, राजस्थान के महान विभूतियों का क्या क्या बयान दिए थे। इन बातों को अगर छेड़ेंगे तो विवाद होता है। मैं कह रहा हूं, यह अधिकार किसी को भी नहीं है, ना आम आदमी को है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को है, ना किसी धर्म को है, ना किसी जाति को है। अभी अलायंस की बात की एकलव्य जी ने कि आपके साथी हैं सपा कई कोई सांसद होते हैं, लेकिन एक क्या मजबूरी होती है या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान इसे लेकर आया? सपा के सांसद का तो इन्होंने समर्थन किया है ना। श्वेता जी, क्या मजबूरी होती है कि गवर्नर बना दिया जाए? क्या मजबूरी होती है कि दूसरी पार्टी से लाके मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये मजबूरियों की काउंटिंग मत करिए। मैं कह रहा हूं, ये देश हित में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो पार्टी, अब ऐसे तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार निंदा कर रही है ऐसी बातों की, और हम तो बार बार कह रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है।
लेकिन इस देश फिर को भी किस तरीके ऐसा से देखिए, बांटना कोई भी चाहते हैं? पार्टी हो, आप तो बार-बार चिंता कर रहे हैं। हर पार्टी के अंदर राहुल गांधी कुछ तो ले नेता तो अपनी ऐसे पोटली होते ही हैं जो इस तरह की और बयानबाजी करते मोहब्बत हैं। की दुकान खोलने के लिए और देखिए, गांव उठाड़ी में सड़कों में पैदल चले, मोहब्बत की इधर से दुकान उधर, खोलनी है उधर तो से इधर। सबको उसी तरह की सोच रखनी होगी ना। पार्टी के कौन अंदर रखेगा? पार्टी के अंदर तो कई तरह के लोग होते हैं, फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेकिन बात यह होती है कि जो पार्टी का मुखिया है और अगर उसके पार्टी के लोग कुछ ऐसा बयान देते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। सपा तो समर्थन कर रही है, श्वेता जी, कांग्रेस साथी है सपा की, तो क्या आपकी तरफ से कोई इसे लेकर बयान आया? मैंने कहा ना, और पॉलिटिकल पार्टियां मुख्यमंत्री बना रही है, मुख्यमंत्री है आज। मैं जो सवाल कर रही हूं, आप गवर्नर बना दूसरा रही, सवाल कर गवर्नर रहे हैं, है। आप उस सवाल पे जवाब दीजिए जो आज तो हम जब जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इतने लीगल पोस्ट पे आप बना देते हैं, वो तो एक सांसद है। और मैं तो कह रहा हूं, सपा पार्टी के सांसद हो चाहे किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हो, किसी भी धर्म जाति को या महान पुरुषों के लिए गलत बयानबाजी करना शोभा बिल्कुल नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की इसकी बारंबार निंदा करती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करती है कि मेहरबानी करके छोटे मोटे राजनीतिक फायदा लेने की बजाय आप कोई अच्छा ठोस काम करें, राहुल गांधी जी की तरह कि पैदल निकल चलो सर्दी गर्मी बरसात में, वो हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, मोहब्बत बरसाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छे काम निकल आपके राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब वो चले भी ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा सब कुछ निकले, सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं, जब इतिहास को छेड़ेंगे और इतिहास उठाकर गलत तथ्य दिए जाएंगे तो उस पर चर्चा तो होगी, चर्चा के साथ साथ उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। अब ऐसा चंद्रशेखर जी लगातार बने और बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि इतिहास क्या कहता है। चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आज के वक्त में ये क्यों ऐसा ट्रेंड बन गया है कि इतिहास से किसी एक को उठाया जाता है, कैरेक्टर को, फिर वो चाहे उस वक्त का विलन हो या उस वक्त का हीरो हो, और उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं, एक बयान छेड़ दिया जाता है और इसके बाद उस पर चर्चा होने लगती है। क्या ये सिर्फ हाईलाइट होने के लिए ही ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है? इससे कोई फायदा है? क्या होना चाहिए इस तरह के लोगों पर, इनके बयानों पर एक्शन? ऐसा है कि ये सभी लोग अंदर जानते हैं, चाहे वो इतिहास जाने या न जाने, लेकिन वो सभी लोग अंदर जानते हैं कि इन चीजों को उभारा इसलिए जाता है कि या तो वो लाइमलाइट प्राप्त कर सकें या कहीं न कहीं उसका जो है प्रिविलेज्ड हो सकें। ये इन चीजों को लेकर के उनको, मेरा मानना है कि ना तो उनको बाबर से मतलब है ना उनको सांगा से मतलब है। अगर मतलब होता तो कहीं न कहीं वो जाकर के उन चीजों को तथ्यात्मक रूप से देखते। तो उनको तो सिर्फ अपने लेवल पे, अपने आज के विश्व के, भारत के अंदर इस तरह की शांति को भंग करना है, आपको हाईलाइट प्राप्त करना है। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि क्यों ये कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो किसी धर्म वर्ग संप्रदाय से हो, जिन्होंने अपना मतलब कि अपना सुख चैन खो करके, अपना लाभ हानि खो करके, अपने इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो योगदान दिया है, हम उनके ऋणी हैं। और उस नाते से उनको लेकर के, अरे आपने कोई ठोस काम किया है जीवन में, आप राजनीति में सार्वजनिक कार्य करते हैं, आप कोई ठोस काम करके उसके नाम पर आप राजनीति कीजिए। आपको धर्म और संस्कृति, आप इतिहास में ऐसे महापुरुषों को ला करके और फिर उनके साथ जो आप शब्दावली यूज करते हो, आप कोई बात करें, लेकिन आप जो गद्दार शब्द का यूज कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे उत्तर भारत का एकमात्र सम्मानित शासक बाबर भी लिखता है कि बिना सांगा के संभव नहीं है। सबसे शक्तिशाली सम्राट अगर कोई है तो उत्तर भारत का ये शासक है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और इतिहास में ये लिखा है और आज के वक्त में उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। एकलव्य जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, ये बयानबाजी का दौर चलता है और जब अखिलेश यादव ने भी यहां तक कह दिया कि जब बीजेपी के लोग इतिहास के पन्ने पलट सकते हैं तो ये तो महज इतिहास का एक पन्ना हमने उठाया है। सवाल ये कि इतिहास के पन्ने को आप पलटिए, इतिहास से आप कंटेंट भी उठाइए, लेकिन सच तो हो, वो भ्रमित करने वाला तो ना हो, सवाल उठाने वाला तो किसी का अपमान तो ना हो। देखिए श्वेता जी, ये मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत लाइमलाइट के अलावा एक तुष्टीकरण की राजनीति का भी, जैसे कहते हैं कि एक तरीका है। मैं बताऊं कि ये दूसरी तरफ से जो आप देखेंगे, ये जो इंडी अलायंस के मोटा मोटी जो पार्टनर्स हैं, या तो ये औरंगजेब के बचाव में आ जाते हैं या बाबर के बचाव में आ जाते हैं, और या फिर राणा सांगा को कभी गद्दार बता देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इनका जो एक तरह से सिर्फ जो टारगेट वोट बैंक है वो सिर्फ वही है जो अपने आप को बाबर का वंशज मानते हैं, जो अपने आप को औरंगजेब का वंशज मानते हैं?
तो ये तो मतलब क्लियर है कि तुष्टीकरण किसके लिए किया जा रहा है। ये इस तरह का अगर प्लीज करना है किसको, तो किसको प्लीज किया जा रहा है? उन्हीं लोगों को ना जो इस तरह के शासकों का सम्मान करते हैं। तो ये तुष्टीकरण का प्रतीक है और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, इस पर एक जरूर कमेंट चाहेंगे राजकुमार जी। आप तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। राजनीति में फायदे के लिए, और जो भी बात क्लब जी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए सब कुछ, सिर्फ कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए इतिहास से उठाकर हमारे वीरों का अपमान कर दिया जाता है, गद्दार जैसे शब्द कह दिए जाते हैं। श्वेता जी, मैंने कहा ना, इतिहास की तो जानकारी ही नहीं है लोगों को। और किसी जाति को, किसी महापुरुष का अपमान करने का हक किसी भी सांसद को, एमएलए को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को या किसी आम नागरिक को है ही नहीं। अपमान करने का हक तो किसी को ही नहीं है। और जानकारी है या नहीं वो भी अलग सब्जेक्ट है। छोटी भाषा बोल के इतने बड़े महान पुरुष का अपमान करने का हक किसने किसको दे दिया? कानून से मैं निवेदन करूंगा फर्स्ट इंडिया चैनल पे कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है नया, ये बंद हो। ये बार बार ये जो रिवाज होता है ना, ये बंद हो। होता क्या, विवाद आता है, बयान होता है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। इन पर कार्रवाई होती कुछ नहीं, और यही वजह है कि ये बयानों का दौर चलता रहता है। चलिए, हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राजपूत करनी सेना से। महिपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। राणा सांगा को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया, उन्हें गद्दार कहा गया, जबकि राजपूत समाज ही नहीं, पूरा देश जानता है कि कितने वीर वो थे और किस तरह से वो युद्ध लड़े, किस तरह से लगातार जीते। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी कि वो बाबर का सहयोग लेते, लेकिन इसके अलावा भी बहुत टिप्पणी की गई। राजपूत समाज आक्रोशित है इस बयान को लेकर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि राजपूत समाज जिस तरह से विरोध कर रहा है, क्या स्टैंड है आपका इस बयान पर, और आखिर जो राजनीतिज्ञ हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये एक तो फैशन में आ चुका है इस तरह के बयान देना। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने, जो राज्यसभा सांसद है, मूर्ख व्यक्ति है, 2% का आदमी है, उसको न तो समझ है, और वो वहां तक कैसे पहुंचा, वो रेवड़ियां बढ़ती है ना, ये आजकल ये पार्टीज में, इसमें राज्यसभा सांसद किसी को भी भेज दिया जाता है, तो ये रेवड़ी लेके वहां तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है। और मैं बोलना चाह रहा हूं, तब जब वो बोला, उसके हल्क से जबान खींच लेनी चाहिए थी। वहां जो बैठे हुए नामर्द जो एमपी थे, वो क्या सोच रहे थे कि जिस व्यक्ति ने इसे भारत देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस व्यक्ति के लिए कोई अगर बोल रहा है और छाती ठोक के बोल रहा है, तो वही छाती पे लात की मारनी चाहिए थी उसको। तो मालूम चलता कि राजपूत समाज नहीं, इस देश के हीरो के खिलाफ, इस देश की भूमि के सर्वोच्च उस जगह बैठ के आप क्या बोल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके देश के लड़ने वाले हीरोज क्या क्या करके गए आपके लिए। जब कहते वो घाव लगे बयासी, फिर भी खड़क रही थी फ्यासी। और उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया, दिल्ली जिसने फतेह कर ली थी, फिर भी वहां राजधानी नहीं बनाई, चित्तौड़ को केवल गौरवान्वित करने के लिए चित्तौड़ को राजधानी रखा, उस व्यक्ति के लिए बोल रहे कि इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को इनवाइट किया गया। अरे मूर्ख व्यक्ति, उसको तो हरा चुके थे पहले ही, और हम लोग पहले कब्जे में कर चुके थे। राणा सांगा कब्जे में थी, उस टाइम आगरा राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली राजधानी। उस टाइम वो चाहते तो राजधानी पे कब्जा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करके केवल चित्तौड़ को एक महत्व देते हुए, मेवाड़ को महत्व देते हुए उन्होंने केवल राजधानी चित्तौड़ को रखा। और अगर बाबर आया तो पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि बाबर को कैसे नाक को चने चबवा दिए थे। और बाकायदा बाबर ने कुरान की कसम खा के कि मुझे माफ कर दे और वापस मैं हिंदुस्तान की तरफ नजर नहीं करूंगा, तब जाके उनको छोड़ा गया। और कोई बोल रहा है कि बाबर को उन्होंने बुलाया। अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे उसी टाइम अगर कान के नीचे 2 बजाते, और तो तेरे जो नसें खराब है दिमाग की, सोचने समझने की। और मैं बोलना चाह रहा हूं, ये जो आपके इस सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अध्यक्ष जी माफी मांग लीजिए, नहीं तो जिस कारण से आप 32-33 ये एमपी की सीटें लेके आए हैं, वो महामूर्ख लोग हम ही थे, जो केवल एक पुरुषोत्तम रूपाला के बोलने पर और महिला के ऊपर टिप्पणी करने पर पूरे देश में 400 पार के नारे को 240 पे समेट दिया था। और उसी की रेवड़ी ये लोग खा रहे हैं। और उनको अगर ये ताकत लगता है तो वो जो हमने गलती करी उस गलती को दुरुस्त भी करेंगे और बाकायदा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि राजपूत समाज नहीं, राजस्थान नहीं, इस देश के हीरो के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है महिपाल जी, और क्योंकि नाराजगी आपका आक्रोश है, इसलिए आपके शब्दों में भी वो नजर आ रहा है। लेकिन एक अहम सवाल है भी, आप राजपूत समाज विरोध भी कर रहा है, नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन एक सवाल, क्योंकि कई बार होता है जब इस तरह के बयान आते हैं, खून खौलता है, राजपूत समाज भी सड़कों पर आता है और प्रदर्शन भी करता है, सिर्फ इसलिए कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, इतिहास के पन्नों को पलटने की तो बात करते हैं, लेकिन तथ्य सही नहीं लाते और इस तरह के बयानबाजी करते हैं। आपको क्या लगता है, कभी इस पर विराम लग सकेगा?
देखिए, जब इन्होंने बोला अखिलेश जी ने बोला कि हमने तो एक पन्ना उल्टा पन्ना, है इतिहास का। अगर हमने एक पन्ना उलट दिया, आधा पन्ना भी उलट दिया, तो तुम्हारा इतिहास मिट जाएगा इस भारत भूमि से। हम सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं, इतिहास पलटने की बात वो करें जिन्होंने इतिहास बनाया हो। हमारे बाप दादाओं ने इतिहास बनाया है। हमारे बाप दादाओं के इतिहास को चैलेंज करने की 2% के व्यक्ति अगर कोशिश करेंगे तो उनकी उसी 2% के हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। और मैंने बार बार बोल रहा हूं, हम पद्मावत पे बोले, हम जोधा अकबर पे बोले, और हमेशा मैं बोलता आया हूं, ऐसे लोगों पे जो इतिहास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करते हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और मैं बोल रहा हूं सपा के अध्यक्ष से, अभी के अभी उसको सपा से निकाला जाए, माफी मांग ले सपा अध्यक्ष, नहीं तो हम लोग पूरे सपा के खिलाफ और ऐसे इसे जो सांसद है, राज्यसभा सांसद जहां भी जाएगा और जहां अभिषेक ये मुला यादव जाएंगे, मैं वहां हम लोग उनका विरोध करेंगे। और बकायदा उस तरीके का, ऐसे नहीं कि हम लोग जाके झंडियां दिखाएंगे, मुंह काला करेंगे, जहां मिल गया तो ढंग से इसकी धुनाई करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हर बार माफी मांग के निकल जाना और इतनी सी कर देना। ये नीचे जो कंटेंट लेके आते हैं कि हमें आपके इमोशन से कोई वो हम नहीं खेलना चाहते, वो बातें बंद कीजिए। ये बदलते भारत में ही बताइए, अगर जो राम का है वो राम का है, राम का नहीं है, इस देश में उसका कोई काम नहीं है। वैसे ही हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं जिनका समर्थन करते हैं, इतिहास के साथ खड़े हैं, और जो बाहरी आतत आई है उनके खिलाफ खड़े हैं, तो हम उनके साथ हैं। अगर ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनके पड़ेगी लात और चलो यहां से, राजस्थान से, हिंदुस्तान से, हमारा यहाँ कोई काम नहीं उनका। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप कि ये जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने जो कृत्य किया है, ये जो खिलवाड़ है एक तरह से, सिर्फ राजपूत संस्कृति से नहीं, ये सनातन संस्कृति से जो खिलवाड़ है, अगर ये होते रहेगा और इस पे जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस पे कानूनी शिकंजा कसा जाए ताकि ये खिलवाड़ बंद हो, अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह का आक्रोश हमें दिखाई देगा, जो कि सही भी है। और मैं तो कहता हूं, इसके लिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पे राजपूत करणी सेना का बहुत सम्मान करता हूं। आपको याद होगा जब पद्मावत फिल्म के दौरान जब संजय लीला भंसाली को 4 झापड़ पड़े थे ना, तो आज तक राजपूतों के अगेंस्ट बॉलीवुड में कोई इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं कि ये जो सांसद हैं, इनको समझना चाहिए कि किस तरह का आक्रोश उनके अगेंस्ट है, और आगे से सोच समझ के पहले तो माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद सोच समझ के बातें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन महिपाल जी, इनको शय कैसे मिलती है, किससे मिलती है, और क्या ये इतने मजबूत है? हालांकि आपने भी कहा कि प्रदर्शन को लेकर बात भी कही और एक्शन आपकी तरफ से होगा अगर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये इतिश्री तो कर दी जाती है। अगर माफी भी मांग लेंगे, इसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसे बयान नहीं आएंगे और उठाएंगे इतिहास को ही? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सीधा सा है। जिन्हें लातों की आदत पड़ी है उनके लात पड़नी चाहिए, उनसे बात से उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माफी मांगेंगे, निकल लेंगे। उनके आका बोलते हैं, औरंगजेब की कब्र पे बात चल रही है, उसको ध्यान डाइवर्ट करो, किस पे बात उठाओ, कोई राजपूत पे बात उठा दो। सबसे इजी टारगेट कौन है अभी पूरे देश में, कौन चल रहा है? महाराणा प्रताप का स्टेचू का हाथ तोड़ दिया जाता है दिल्ली ISBT, वहां पे कल में हम लोग हजारों की संख्या में वहां विरोध प्रदर्शन में थे, हमें बोल दिया गया नहीं आपकी मूर्ति लगा दी जाएगी। अरे जिसने तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई ये बताइए। मैं आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिल के आया हूं, उन्होंने बोला मूर्ति लगा देगी, आपका बहुत धन्यवाद है। पर मूर्ति को लगाना अलग चीज है और उस मूर्ति की सुरक्षा करना अलग चीज है। अगर आप मूर्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप इतिहास की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आपको उस पायदान पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, उस जगह बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके पीछे जो भी है बाकायदा उनको दंड मिले, और इसी प्रकार इस MP को भी दंड मिले। इसने बोला है बाकायदा इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और बाकायदा कोई भी पार्टी इसको नहीं ले, और सार्वजनिक तौर पे इसका बहिष्कार हो। ऐसे पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए। महिपाल जी, अभी आपने कहा कि ठीक है, आपने मूर्ति का एग्जांपल दिया कि बोले नहीं लगा दी जाएगी, रास्ता दूसरा निकाल लिया जाता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि इस तरह के मामले बढ़ते रहते, किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं कि इससे कुछ हो सकता है? या और सही बात, बड़ी बात तो यह है कि दूसरा रास्ता इसलिए निकाल लिया जाता है क्योंकि इस तरह की घटनाओं को न गलत मानते हैं न गुनाह के तौर पर देखते हैं। देखिए साहब, पद्मावत फिल्म आई और हमने एक रास्ता निकाला कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। पिछले 70 साल से फिल्में आ रही है, ब्राह्मण को सबसे बड़ा पाखंडी, बनिया को सबसे बड़ा घूसखोर, राजपूत को सबसे बड़ा बलात्कारी, आताताई, अत्याचारी, ठाकुर साहब घोड़े पे आते हैं और पूरी फिल्म में और लोगों पे अत्याचार करते हैं, और लास्ट में उसी ठाकुर साहब को घोड़े से घसीटा जाता है। मैंने तो आज तक कभी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में कभी मैंने पढ़ा नहीं कि ऐसा कभी हुआ होगा, और वो नहीं रुका। हमने कभी कई बार विरोध किया। भय बिना प्रीत नहीं है, सीधा सा है।
अगर आप भय अगर आप व्याप्त करते हैं, अगर अगले में डर व्याप्त करते हैं तो अगला नहीं करेगा। वो कहते हैं ना भाई, जितने भी ये अरब कंट्रीज है जहां चोरी करते हैं उसकी अंगुली काट ली जाती है। इस तरीके से बोलने वाले का सीधा सा इलाज है कि उसका एग्जैक्टली वैसे ही इलाज करो जैसे भंसाली का हुआ था। कान के नीचे 5 पड़ेगी और हमेशा के लिए जो भी करने वाला वो सोचेगा कि भैया वो तो जूत मारते हैं, अब की बार जो गलत करते हैं उसके, और बिना जूते कोई काम नहीं है। अपने यहाँ संविधान जो है इतना सॉफ्ट है कि कहीं ना कहीं निकल जाता है व्यक्ति, और संविधान के हिसाब में मैं इज्जत करता हूं संविधान की, संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आप जब तक नहीं करेंगे, मैंने बोला इसकी सदस्यता रद्द हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको एंट्री नहीं ले, तब जाके इसमें कोई होगा। और नहीं तो हम जैसे जो लोग हैं जो हमने इलाज किया वो हम करना जानते हैं और करेंगे 1,00,000%, क्योंकि अब बार बार नहीं होता है, बार बार स्वाभिमान से समझौता नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। और मेरी माँ पद्मावती की बात है, हम लड़े, और बात जब हमारे पिता समान राणा सांगा की आएगी, बाकायदा हम लोग लड़ेंगे। और जो हमारे इतिहास के लिए हम लोग लेंगे, उन्होंने देश दुनिया के लिए लड़ गए, अपनी जान गंवा दी, अपना शीश चढ़ा दिया इस धरती को। हम उनके इतिहास के लिए 2 थप्पड़ भी नहीं खा पाए या उनसे लड़ नहीं पाए, तो इतना कमजोर राजपूत या इतना कमजोर हिंदुस्तानी मुझे लगता नहीं किसी को गंवारा है। जी देखिए श्वेता जी, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये जो आक्रोशित बयान है इनका थोड़ा, लेकिन आपको इसके पीछे की भावना समझना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक जो विशेष समुदाय है उसको सिर्फ एक अफवाह एक फैली कि कहीं पे कुरान के लेके कुछ कर दिया गया है, और उस अफवाह के आधार पे लोगों ने वहां पे किस तरह का मतलब एक तरह से आतंक मचा दिया पूरे शहर में। और उसी तरह से आप देखेंगे कि पिछले से पिछले वर्ष की घटना है यहाँ अपने जयपुर के सुभाष चौक की, जहां पे कि एक रोड रेज का इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक मुस्लिम युवक की मृत्यु हो गई थी, और उसमें क्या किया था सारे मुसलमानों ने, सबने देखा था। तो यहाँ तो अफवाह नहीं है, ये तो सच्चाई है, खुलेआम झूठा बयान दिया जा रहा है। तो इतिहास को अगर इस तरह से तोड़ मरोड़ के और अगर हिंदू समाज के सम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचाएगी, तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब राजपूत करणी सेना और इसके जैसे अन्य संगठन और कई सनातनी लोग जो अपना आत्मसम्मान रखते हैं वही करेंगे जो मैं समझता हूं कि दिखाई दे रहा है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद अहम है, जब हम सवाल उठाते हैं आपके लिए क्रूरता महान हो जाती है, आपके लिए जो महान व्यक्ति है वो गद्दार हो जाता है। आप इतिहास का हवाला देते हो, इतिहास के पन्ने पलटने की बात करते हो, लेकिन जो इतिहास में लिखा है वो नहीं बोलते हो, अपने मन की मनगढ़ंत बातें कहते हो और उसमें उसे भी इतिहास का नाम नहीं देते हो। सबसे अहम बात यहां पर हो गई है आज के दौर में कि राजनीतिज्ञ, विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी हो, वो इतना आजाद नहीं है कि कोई भी बयान दे, और अगर वो बयान दे रहा है यानी कि कोई डर नहीं है, किसी की शय है, कुछ होगा नहीं उनका, शायद इस वजह से बेखौफ होकर कुछ भी कहते हैं। लेकिन अब ये सोचना होगा कि अगर इन पर एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, नहीं यही नहीं रोका गया, तो कल को और लोग सामने आएंगे, इस तरह के बयानबाजी देंगे, और अगर इस तरह के बयानों से किसी का दिल दुखेगा तो वो आक्रोशित भी होगा, वो नाराज भी होगा, वो सड़कों पर भी उतरेगा। और कोई भी नहीं चाहता कि सड़कों पर उतर के इस तरह से प्रदर्शन किया जाए, लेकिन किसी को मजबूर करना भी जरूरी नहीं है। अगर आप मजबूर करेंगे तो ऐसी तस्वीरें भी आएंगी, तो बेहतर है पहले ही रुक जाइए, सही सटीक जानकारी तथ्य के साथ बोलिए, वरना कुछ भी बोलने की जरूरत और आजादी तो आपको भी नहीं है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बीच बड़ी खबर